नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है, ये कहना है रसिया की नेशनल न्यूज़ एजेंसी का। रसिया के स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि हम अब वर्ल्ड वार 3 में आ चुके हैं। इंडिया में देखो, जैसे दूरदर्शन के द्वारा कोई चीज़ कहा जाता है, चाइना के ग्लोबल टाइम्स के द्वारा चाइना में कुछ कहा जाता है, तो लोग उसको बड़ी सीरियसली लेते हैं और ये मान करके चलते हैं कि वो ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। यानी रसिया की ये जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये बात कही गई है कि हम वर्ल्ड वार 3 में आ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि रसियन गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कहलवाया गया होगा। इसीलिए देखेंगे आप, दुनिया भर की जितने भी न्यूज़ एजेंसियां हैं सबने इसको कवर किया हुआ है। एनडीटीवी का आर्टिकल है, वर्ल्ड वार 3 हैज़ बिगन आफ्टर सिंकिंग मॉस्कोवा। अभी एक वारशिप है, उसको डुबो दी गई है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे पूरा। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल है, वर्ल्ड वार 3 हैज़ बिगन सेज रशियन स्टेट मीडिया आफ्टर वारशिप मॉस्कोवा सिंह। इसके बाद इंडिया टीवी का भी आर्टिकल देख पाएंगे। दुनिया भर की सभी न्यूज एजेंसियों ने इसको कवर किया हुआ है। अभी काला सागर में दोस्तों एक रशियन वारशिप है मॉस्कोवा, इसको यूक्रेन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि डुबो दिया गया है। इसी को लेकर के, क्योंकि ये वारशिप है, वारशिप को डुबो देना मतलब बहुत बड़ा अटैक करना, तो इसको लेकर के वहाँ की स्टेट मीडिया जो है वो एज्यूम कर रही है कि हम वर्ल्ड वार 3 में आ गए हैं, क्योंकि रसिया अब इसके बाद चुप नहीं बैठने वाला है। तो क्या कुछ हुआ था मामला, इसको हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, G7 से रूस को क्यों निकाला गया था? आपको पता होगा 2014 में G7 कंट्रीज से रसिया को बाहर कर दिया गया। तो इसमें आपको कारण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कारण था जिसकी वजह से G7 मेंबर्स से हटा दिया गया रसिया को? क्योंकि ये पहले G8 हुआ करता था, अभी G7 हो गया है रसिया के निकलने के बाद। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, एंड में मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये 50 दिनों को पार कर गया है। हाफ सेंचुरी तो इसकी हो गई है। अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। ऊपर से यूक्रेन अब थोड़ा सा और अटैकिंग मोड में आ गया है, क्योंकि भाई उसको सप्लाईज मिल रही हैं, उसको अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, ब्रिटेन, दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो हैं वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहे हैं और रसिया पर वहीं पर बैन लगाते जा रहे हैं। यूक्रेन जो है अभी इसने क्लेम किया है कि इसने रशियन वारशिप है एक मॉस्कोवा, इसको काला सागर में डुबो दिया है अपनी एक मिसाइल से। किस मिसाइल से? नेपच्यून मिसाइल से। नेपच्यून क्रूज मिसाइल से इसने, 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइल से इसने अटैक किया और काला सागर में मॉस्कोवा वारशिप जो है रसिया का, उसको डुबो दिया है। मॉस्कोवा, वैसे अगर मैं बताऊं आपको, मॉस्कोवा को वहाँ पर प्राइड के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसको बड़ा गर्व से वहाँ पर ट्रीट करते हैं। मॉस्कोवा का मतलब उसका प्राइड होता है वहाँ पर रसिया में। तो रसियन प्राइड को इन्होंने ये कह करके यूक्रेन ने प्रमोट किया इस बात को कि हमने रसियन के प्राइड को डुबो दिया है, मॉस्कोवा को डुबो दिया है। क्योंकि एक बार को बोलने से यही लगता है जैसे मॉस्कोवा से मॉस्को शहर और मॉस्को शहर डूब गया, ऐसा लगता है। यूक्रेन इस बात को इस प्रकार से कह करके प्रमोट कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा दोस्तों कि रसिया ने एक बार जो मिरिया नाम का जो इसका एक कार्गो विमान था, यूक्रेन में स्थित जो था, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्गो विमान था, उसको तोड़ा था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो मिरिया का मतलब होता है ड्रीम को तोड़ा था। तो यूक्रेन ने इस बात पर कहा था कि रसिया ने हमारे सपने को तोड़ दिया है लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ा है। यहाँ पर यूक्रेन कह रहा है कि हमने रसिया के मॉस्कोवा को डुबो दिया है। वर्ल्ड मैप में अगर देखना चाहेंगे दोस्तों तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप अगर इस साइड में आएंगे तो ये है काला सागर। देखिए, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के पास में ये जो नीचे है काला सागर, यहीं पर ये वारशिप था। यूक्रेन ने दोस्तों जो 2 नेपच्यून मिसाइलें दागी हुई, वो यहाँ पर दागी हुई थी। इसी ब्लैक सी में कहीं पर वारशिप था उसका, रसिया का, उस पर अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। कुछ देर के बाद वो जल करके डूब गया। ठीक है, ये जो ऊपर का सागर दिख रहा है ये दोस्तों है ओजोव सागर, इसे ओजोव सागर भी कहा जाता है। तो सी ऑफ अजोव जो है ये है। तो ये क्रीमिया का रीजन है। इतना क्रीमिया पर ऑलरेडी कब्जा है रसिया का, आपको बताया था मैंने। ब्लैक सागर में, यहाँ काला सागर में, यहाँ पर रसियन वारशिप चल रहा था। अब किसी वारशिप को डुबो देना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें क्या हुआ, कंडीशन सिचुएशन ये आ गई थी कि नेपच्यून मिसाइल जो कि एक मतलब साधारण सी क्रूज मिसाइल है, बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, उसने डुबो दिया।
अब दुनिया भर में इसको लेकर के इसलिए भी चर्चा चल रही है कि दुनिया भर को रसिया जो है आज बांटता फिर रहा है, बेचता फिर रहा है अपना एयर डिफेंस सिस्टम और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम। इसने अपने खुद के वारशिप को नहीं बचा पाया। देखिए S-300 हुआ, S-400 हुआ, S-500 हुआ, S-500 तक बना लिया है रसिया ने, और S-500 का दावा करता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है, डिफेंस कर सकता है इससे भी। तो रसिया, बड़ी बात यह आती है कि अपना एक वारशिप नहीं बचा पाया। तो यहाँ तक तो आपने केवल एक पक्ष देखा। दूसरा पक्ष ये कहता है, मॉस्को ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है, यानी रसिया का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी नेपच्यून मिसाइल ने हमारे युद्धपोत को तबाह किया है। इसका मानना ये है कि विस्फोट से क्षतिग्रस्त तो हुआ, लेकिन समुद्री तूफान के कारण ये जहाज डूबा हुआ है, और इसमें जो भी क्रू मेंबर्स थे, जो भी चीज़ें थे, जो भी व्यक्ति इसमें थे, उनको दूसरे चालक दलों के द्वारा उनको वापस अन्य जहाज़ों में ले जाया गया और सेफली उनको रिकवर कर लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया। तो काला सागर में, क्योंकि बहुत सारे रसियन जहाज़ अभी घूम रहे हैं, तो वहाँ पर बाकी जो इसमें जो बचे हुए थे, जो नौसैनिक फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है। जबकि यूक्रेन का कहना यह है कि इसमें बड़े बड़े कैप्टन लेवल के जो ऑफिसर्स थे वो मारे गए और 2 मिसाइलें दागी। लेकिन बात यही आती है कि जब रसिया का कहना सही है, तो फिर दोस्तों ये न्यूज़ एजेंसी के द्वारा जो कहा जा रहा है बात कि हम वर्ल्ड वार 3 में आ गए हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर यूक्रेन का कहना सही है तो इसका मतलब है कि रसिया के वारशिप में, इतने बड़े वारशिप में दोस्तों, कोई एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, या कोई रडार सिस्टम था ही नहीं जो उसको संभाल नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए, बहुत ज़्यादा खास मिसाइल नहीं है नेपच्यून मिसाइल। नेपच्यून मिसाइल इसको यूक्रेन ने खुद ही डेवलप किया है, खुद ही डिज़ाइन डेवलप किया है, और जब 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा हुआ था, उसी टाइम पर ये डेवलप करना शुरू किया था यूक्रेन, और तब से आज का बनाया। क्योंकि इससे पहले यूक्रेन जो है ना, अपने आप को बहुत, मतलब एक प्रकार से शांति टाइप से, शांति प्रिय देश के रूप में रिप्रेजेंट किया करता था, तो बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं बनाता था। आपको याद होगा कि यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों को भी दान कर दिए थे, दे दिए थे, और इसकी वजह से ये आज देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्री कंट्री बन गया था उसी टाइम पर। इधर यहाँ पर दोस्तों लगातार जेलेंस्की को सपोर्ट मिल रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका का और भी यूरोपियन कंट्रीज़ का। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अभी हाल ही में सिंसियरली थैंकफुल कहा है अमेरिका को, यूएस, फॉर न्यू राउंड ऑफ 800 मिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस। $800 मिलियन के और ज़्यादा सपोर्ट के लिए इन्होंने थैंक यू कहा है। और वहीं रसिया इस बात से खफा है। रसिया ने यूएस को वार्न किया है एक बार फिर से कि आप अब वेपन्स प्रोवाइड करना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अल जजीरा का इस बात के लिए आर्टिकल है। तो ये तो थी स्टोरी। आपको क्या लगता है, यूक्रेन की बात सही है? क्या यूक्रेन की मिसाइलों ने इसको डिस्ट्रॉय किया, या रसिया जो है ये समुद्री तूफान के कारण या पहाड़ से टकरा करके ये डिस्ट्रॉय हुआ है? इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। G7 ग्रुप से रसिया को इसलिए निकाला गया था दोस्तों, क्योंकि क्रीमिया पर इसने 2014 में कब्जा कर लिया था। क्रीमिया, अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो क्रीमिया रीजन जो है ये वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला रीजन है ये है क्रीमिया। इस पर 2014 में ही रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी तो रसिया लगातार इन्वेजन कर रहा है और आधे से ज़्यादा यूक्रेन को कब्जा कर लिया है या वहाँ तक आ चुका है, लेकिन 2014 में ही ये क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से G7 की कंट्रीज खफा होकर के रसिया को G7 की ग्रुप से बाहर निकाल दी थी। G7 एक दोस्तों मोस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज का ग्रुप है और अभी इसकी समिट होने वाली है। इसकी समिट को लेकर के भी अभी चर्चे में था इंडिया भी, क्योंकि इस बार होस्ट करने वाला है जर्मनी। और जर्मनी दोस्तों, पहले तो एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि जर्मनी इस बार नहीं चाहता है कि इंडिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाए, क्योंकि इंडिया जो है इसका मेंबर तो है नहीं, लेकिन स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाता रहा है, क्योंकि इंडिया भी बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी आज के टाइम पर हो गया है। लेकिन जर्मनी सामने आया, उसके बाद फिर उसने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि हम इनवाइट करने पर विचार करेंगे, यानी कि डेफिनेटली इनवाइट ज़रूर किया जाएगा। तो फिलहाल ये तो थी हमारी वीडियो, कैसे लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ओपिनियन भी आप बताने के लिए बिल्कुल फ्री हो। MZT ऐप पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, आप जा करके इनका सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, फ्री PDF, बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो। जो भी खास तौर से बैच लॉन्च हुआ है दोस्तों, इनमें NTPC CBT 2
इसको बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे बैचेज आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। आप जाइए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, और सबसे कम दामों में आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी के साथ कोर्सेज मिल रहे हैं। इन सब का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप अभी के लिए कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हैं तो यूज कीजिएगा कूपन कोड MZT20, आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इस कोड को यूज़ करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।